हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो उत्तराखंड के इतिहास की एक नई सीरीज हम आज से शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत BS नेगी पुस्तक में दिए गए उत्तराखंड के संपूर्ण इतिहास को कवर किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट आगामी एग्जाम्स के लिए BS नेगी पुस्तक से उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना चाह रहे थे, उन सभी के लिए ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण और हेल्पफुल हो सकती है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, ग्रुप सी एग्ज़ाम्स के लिए उत्तराखंड परीक्षावाणी की एक सीरीज हमारी चल रही है, जिसके अंतर्गत हम संपूर्ण परीक्षावाणी बुक को कवर कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि परीक्षावाणी बुक में उत्तराखंड के इतिहास का जो सेक्शन है वो काफ़ी कम दिया हुआ है, तो इसी कारण से हम लोग ये उत्तराखंड इतिहास की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम पूरी BS नेगी बुक को कवर करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो BS नेगी बुक है, इसमें आपको उत्तराखंड के इतिहास की सभी महत्वपूर्ण पुस्तकों जैसे कि अजय रावत, यशवंत कटोच या MS गुसाई, घनश्याम जोशी, इन पुस्तकों का एक समग्र निचोड़ मिल जाता है। तो आगामी एग्जाम्स के लिए, जैसा कि आप जानते ही होंगे, अभी 1 महीने 1.5 महीने के अंदर में आपका सचिवालय रक्षक और वीडियो एग्ज़ाम होना है। तो इतने कम समय के लिए इससे अच्छी सीरीज आपको नहीं मिल सकती है। तो इसलिए इस सीरीज को पूरा फॉलो कीजिए और इतिहास को एंजॉय कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको वीडियोज पसंद आएंगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग केवल उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास का एक परिचय देखेंगे, जो कि BS नेगी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि मैं इसमें BS नेगी बुक के ही फैक्ट कवर करूँगा, तो हम कोई यहाँ पे सीक्वेंस वाइज हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे, ठीक है। जो फैक्ट उसमें दिए हैं उसी को कवर करेंगे और एग्जाम के लिए आपके जो महत्वपूर्ण है वो सब इस बुक से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इतिहास समझिए क्या होता है। इतिहास कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जो बीत गई है, जो बीती हुई बात है, उसका अध्ययन करना, ठीक है। तो वर्तमान के प्रकाश में बीते हुए समय का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है एक तरीके से। तो यहाँ पे देखें, उत्तराखंड, सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तराखंड के इतिहास को सामने लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। कौन कौन से वो इतिहासकार हैं जिन्होंने उत्तराखंड के इतिहास को सामने लाया और बहुत सारी खोजें की हुई हैं, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं, जिससे हमें उत्तराखंड का इतिहास पता चलता है। तो यहाँ इनसे रिलेटेड बहुत से फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आपने जानना चाहिए। तो देखिए, उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय यशवंत सिंह कटोच, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है, यशोधर मठपाल, मदन मोहन जोशी, मदन चंद्र भट्ट, शिव प्रसाद डबराल, KP नौटियाल आदि को जाता है। इसके अलावा भी कुछ इतिहासकार हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनको ध्यान में रखना है। इन सब के कारण ही अभी हम उत्तराखंड के इतिहास को जान पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्तर उपकरण। प्रस्तर उपकरण कहने का सिंपल मतलब हुआ आपका पाषाण उपकरण, यानी कि पत्थर से बने हुए औजार, ठीक है। मनुष्य यहाँ पे पुराने समय में रहता था, निवास करता था। इसके साक्ष्य हमें कैसे मिले, कैसे पता चला कि यहाँ पे प्राचीन समय में मनुष्य रहता था? तो इसलिए पता चला क्योंकि यहाँ से हमें कुछ पाषाण उपकरण प्राप्त हुए, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस समय पे यहाँ मनुष्य रहता होगा और उसने ये चीज़ें बनाई होंगी और यूज की होंगी, ठीक है। तो पाषाण उपकरण में हमें क्या क्या मिला? हमें मिले स्क्रेपर्स, छेनी, कनी आदि चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, तो मेन चीज़ें थी स्क्रेपर्स, छेनी और कनी। इतिहासकारों ने इन सब उपकरणों को फ्लेक वर्ग के अंतर्गत रखा हुआ है। तो फ्लेक वर्ग क्या होता है, आप लोग सिंपल समझ सकते हैं। जैसे एक बड़ा सा पत्थर होगा, तो गोल होता है पत्थर। अगर आप उस पत्थर को बीच से चीर दें, ठीक है, और उसके छोटे छोटे आप लोग क्या बनाएं, चपटे चपटे पत्थर निकाल लें, यानी कि उनके आप लोग एक तरीके से परत टाइप की बना दें। जैसे घरों में मकान की छत ढकने के लिए पटाल यूज होता है, तो इस पत्थर की पटाल बना दें, तो उसी पटाल को कहा जाएगा आपका फ्लेक, ठीक है। तो औजार बनाने के लिए इन मनुष्यों ने क्या किया था, पत्थर को काट के या चीर के इनके फ्लेक बनाए थे और उससे औजार बनाए। इसीलिए उत्तराखंड से जितने भी पाषाण उपकरण मिले हैं उन्हें फ्लेक वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। आगे देखें, हटवाल घोड़ा शैल चित्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया क्वेश्चन है पहले एग्जाम में, इसलिए यहाँ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो हटवाल घोड़ा शैल चित्र, इसका संबंध अल्मोड़ा जिले से है, तो ये अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुआ था। और इसी के साथ साथ ठडुंगा शैल चित्र जो है, ये आपका उत्तरकाशी जिले से प्राप्त हुआ था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखना, आगे एग्जाम में बन सकता है। ठडुंगा उत्तरकाशी है, हटवाल घोड़ा अल्मोड़ा से। नेक्स्ट देखें, द्वाराहाट में मुनिया की ढाई पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के अवशेष मिले थे। शैल चित्र क्या होता है ये भी आप लोग समझ लें। देखिए, जो पहले का मनुष्य था, पाषाण काल का मनुष्य, उस मनुष्य के पास घर बनाने की क्षमता नहीं थी, ठीक है, यानी कि उनका जीवन स्थायी नहीं था। वो लोग इधर उधर घूमते थे, शिकार करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जब स्थायित्व प्राप्त किया, धीरे धीरे स्थायी होने लगे, तो गुफाओं में रहना शुरू किया। और जिन गुफाओं में वो रहे, उन गुफाओं की दीवारों पर उन्होंने क्या किया, चित्रकारी कर दी अपने खाली समय पे, ठीक है। तो इसी चित्रकारी से हमें पता चला कि
इस गुफा में पाषाण काल में कोई व्यक्ति रहते थे या फिर कोई मनुष्य रहते थे। ठीक हो गया, तो उन्हीं को कहा जाता है आपका शैलचित्र। और ऐसे शैलचित्र सबसे प्राचीन, जैसे भारत में अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा जो मध्य प्रदेश से मिले हुए हैं भीमबेटका की गुफा से। ठीक है, इस प्रकार के शैलचित्र हैं। ऐसे उत्तराखंड में सबसे प्राचीन लाखों गुफा से मिले हुए हैं 1968 में, तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये कह रहा है कि द्वाराहाट की मुनिया की ढाई पर्वत पे भी प्राचीन शैलचित्र के अवशेष मिले हैं, और ये कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड में पुरातत्व खोजों का श्रेय दिया जाता है हेनवुड को। हेनवुड ने शुरुआत की थी, और कहाँ से की? 1856 ईस्वी में देवीधुरा से इन्होंने महापाषाणकालीन अवशेष खोजे थे, इसीलिए इन्हें उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान में रखेंगे, 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कब किया है? 1856 ईस्वी में। आगे देखिए, हरिद्वार के बहादुराबाद में ताम्रोपकरण और मृदभांड की खोज 1951 में हुई। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हरिद्वार में बहादुराबाद में नहर खोज जा रही थी। ठीक है, नहर की खुदाई चल रही थी नहर निर्माण के लिए, तभी क्या हुआ, अचानक ताम्र उपकरण मिलने लगे। जैसे कुछ चूड़ियाँ टाइप की मिली, कुछ यहाँ पे ऐसे चपटे उपकरण मिले, और इसके साथ साथ आपका यहाँ पे कुछ सलाखाएँ मिली। ठीक है, तो ये ताम्र उपकरण मिले, तो इन्होंने बताया भी था कि यहाँ से ताम्र उपकरण मिले, लेकिन और खुदाई हुई तो इसके साथ साथ मृदभांड भी मिलने लगे। अब मैंने आप लोगों को बताया कि प्राचीन पाषाण काल में यहाँ मनुष्य निवास करता था, और वो धीरे धीरे स्थायी होने लगा, तो उसने गुफाओं में रहना शुरू किया, वहाँ पे शैलचित्र बनाए, तो उसे स्थायी हुआ, तो उसने धीरे धीरे कृषि भी शुरू की, और कृषि कार्य के बाद इन्हें क्या हुआ, भोजन करना था, तो भोजन के लिए बर्तन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया। तो शुरुआत में जो मिट्टी के बर्तन बनाए होंगे वो नॉर्मल होंगे। ठीक है, बिल्कुल केवल ऐसे कि जिसमें खाना आ जाए बस। तो मृदभांड भी यहाँ से मिले हुए हैं। ठीक, और कब हुआ है? 1951 में। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ से आपके सबसे पहले ताम्र उपकरण मिले हैं, तो ताम्र उपकरण सबसे पहले हरिद्वार के बहादुराबाद से 1951 में मिले। तो इसकी सूचना दी गई किसको? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो सर्वेयर जनरल थे उस टाइम, वो थे आपके यज्ञदत्त शर्मा जी। तो यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953 में इस बहादुराबाद की फिर से खुदाई करवाएगी, और जब इनने खुदाई करवाई तो इन्हें क्या मिलता है? इन्हें यहाँ पर अब पाषाण उपकरण मिलते हैं। अभी तक ताम्र उपकरण मिले थे, अब पाषाण उपकरण मिले, और इसके साथ वही मृदभांड मिले। तो ध्यान देना कि पहले तो यहाँ से तांबे के उपकरण मिले, फिर पाषाण उपकरण मिले हैं, और मृदभांड दोनों के ही साथ मिले। तो इससे पता चलता है कि जो संस्कृति थी ये कैसी थी? ऐसी संस्कृति थी जहाँ पर मनुष्य तांबे के उपकरण यूज कर रहा था, साथ ही साथ पाषाण के उपकरण भी यूज कर रहा था, अर्थात ये ताम्र पाषाणिक काल था। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि उत्तराखंड के किस स्थान से सर्वप्रथम ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ताम्र पाषाणिक संस्कृति बहादुराबाद से प्राप्त हुए। ताम्र संस्कृति के पूछेगा तब भी बहादुराबाद से प्राप्त हुए। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से जो मृदभांड मिले हुए हैं, ये मृदभांड आपके लोहित मृदभांड है। ठीक है, ये ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण है, लोहित मृदभांड यहाँ से मिले हुए हैं। आगे चलिए, रामगंगा घाटी। तो रामगंगा घाटी आपका मेनली अल्मोड़ा को माना जाता है, रामगंगा घाटी क्षेत्र। रामगंगा घाटी क्षेत्र में जितनी भी खोजें की हैं ये सभी यशोधर मठपाल जी ने की हैं, तो इस नाम को आप लोग याद रखना। ठीक है, तो रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसको दी जाती है? इसका श्रेय यशोधर मठपाल को दिया जाता है, तो इनने खोज की थी। रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में कप मार्क्स की खोज किसने की? ये भी आपके यशोधर मठपाल ने की। तो मैंने आपको बताया कि रामगंगा घाटी में जितनी भी खोजें हुई हैं वो सभी यशोधर मठपाल जी के द्वारा की गई हैं, तो आप इस नाम को याद रखेंगे। ठीक है, कप मार्क्स क्या होता है समझें। जो आपके बड़े बड़े पत्थर थे महासम संस्कृति में, इन पत्थरों पे क्या किया? ओखल के जैसे गड्ढे बना दिए लोगों ने। ठीक है, जो यहाँ पे इस टाइम के लोग थे, अभी तक ये पता नहीं चला है कि इसका उपयोग किसके लिए किया जाता था, ये गड्ढे क्यों बनाए गए थे, इसका पता नहीं चला है। लेकिन ओखल, जैसे अभी ओखल होती है धान कूटने वाला, तो उस ओखल के समान यहाँ पे गड्ढे बनाए गए थे। इन्हीं ओखली को या गड्ढों को कप मार्क्स नाम दिया गया है। तो हेनवुड ने यहाँ पे देवधुरा में कप मार्क्स खोजे थे 1856 में। महापाषाणी जो समाधान खोजे उनमें से कप मार्क्स भी इनने खोजे थे कुछ। ठीक है, तो ऐसे यशोधर मठपाल ने रामगंगा घाटी के नौला ग्राम, जैनल ग्राम, यहाँ पे कप मार्क्स की खोज की है। ठीक है, आगे चलिए, मेहरू उडियार, ये रामगंगा घाटी में है, तो इसकी खोज का श्रेय भी यशोधर मठपाल को जाता है। आगे देखिए, चित्रित धूसर मृदभांड, ये क्या होता है? PGW इन्हें कहा जाता है, यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर्स। चित्रित धूसर मृदभांड कहने का अर्थ आप लोग समझेंगे कि सबसे पहले मनुष्य ने खाना खाने के लिए जो बर्तन बनाए मिट्टी के, तो खाली बना दिए ऐसे, जिसमें केवल खाना अटक जाए। धीरे धीरे इनने सीखा कि भैया इसको हम और अच्छा बना सकते हैं, तो इनको सपाट बनाया गया, बिल्कुल प्लेन अच्छा बनाया गया, अच्छा दिखने वाला। फिर धीरे धीरे इनने ऐसे घड़े बनाए कुछ बिल्कुल बिना आकार के। फिर धीरे धीरे इनमें भी इनने इंप्रूवमेंट करना शुरू किया, अच्छे आकार के बनाए। फिर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ तो इनमें चित्रकारी करना शुरू कर दिया सजाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे मिट्टी के बर्तन जिनमें चित्रकारी की गई है, सिंपल आप कह सकते हैं, उन्हीं को कहा जाएगा चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक युग आएगा अपने आप में,
जब मनुष्य इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगा है चीज़ों को सजाने के लिए, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि चित्रित धूसर मृदभांड हैं, तो इसमें चित्र बनाए तो किस चीज़ के बनाए होंगे? प्रकृति के चित्र बनाए हैं, ठीक है, जंतुओं के चित्र बनाए हैं, ठीक, और अन्य चित्र बनाए गए हैं यहाँ पे। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चित्र यहाँ पे ये दर्शाते हैं कि मनुष्य डेवलप हो चुका है, इसलिए अपने आप में एक क्रांति है। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य उत्तराखंड में कहाँ से मिले? बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपके साक्ष्य मिले हैं श्रीनगर के थापली और उत्तरकाशी, 2 जगहों से। तो अच्छे से दिमाग में चिपका लो, उत्तराखंड में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के सर्वप्राचीन साक्ष्य आपको थापली और उत्तरकाशी से प्राप्त हुए हैं। किसने खोजे? हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के द्वारा खोजे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति वाले स्थानों से घोड़े के अवशेष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। हालांकि यहाँ उत्तराखंड में घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन भारत में जहाँ भी ऐसी संस्कृति के अवशेष मिले तो वहाँ से घोड़े के अवशेष जरूर मिले हैं, ठीक है। आगे देखिए, कुमाऊं विश्वविद्यालय ने रानीखेत के पास धनखल गाँव में, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, तो किस वर्ष किया था? इस टाइप से क्वेश्चन बना था। तो ध्यान रखना कि कुमाऊं विश्वविद्यालय ने रानीखेत के धनकल गांव में वर्ष 1998 में MP जोशी और DS नेगी के संरक्षण में उत्खनन करवाया था, ठीक है। MP जोशी यानी कि माहेश्वर प्रसाद जोशी और DS नेगी, इनके संरक्षण में यहाँ पे उत्खनन करवाया गया था। उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण आपका लौह फलक है, क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले कोई भी हथियार बनाया तो उससे पहले उसको एक फलक में कन्वर्ट किया, ठीक है, चाहे वो पाषाण से बनाया हो चाहे लोहे से बनाया हो। तो सबसे प्राचीन यहाँ पे लौह उपकरण क्या मिला था? लौह फलक मिला है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन लौह उपकरण के साक्ष्य कहाँ से मिले, तब आप ध्यान रखना मलारी गांव से, ठीक है, मलारी गांव चमोली से, यहाँ से सबसे पहले आपको लोहे का उपकरण मिलता है। आगे देखें, 5 ताम्र मानवाकृतियाँ, इनकी खोज नैनीपातल में 1999 में हुई थी, ये आपने पढ़ा होगा। पहली ताम्र मानवाकृति आपके अल्मोड़ा से प्राप्त हुई थी, ठीक है, 1986 में। फिर 1989 में बनकोट से आपको 8 ताम्र मानवाकृतियाँ मिलती हैं, और 1999 में नैनीपातल से। ये कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है नैनीपातल, ठीक है। अगला देखें, मंगोली शैल चित्र। तो मंगोली आपका क्षेत्र जो पड़ता है वो नैनीताल में है, तो मंगोली शैल चित्र का संबंध नैनीताल जनपद से। नेक्स्ट देखिए, 1986 में अल्मोड़ा जनपद से भी एक ताम्र उपकरण की खोज हुई। ये जो ताम्र उपकरण है ये आपकी ताम्र मानवाकृति ही है, ठीक है। तो ताम्र मानवाकृति की सबसे पहली खोज अगर आप देखें तो ये 1986 में अल्मोड़ा में हुई है, लेकिन ताम्र उपकरण की पहली खोज बहादुराबाद 1951, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ताम्र मानवाकृति सबसे पहले 1986 में अल्मोड़ा से मिली, उसके बाद 1989 में बनकोट से 8 ताम्र मानवाकृतियाँ मिली जो कि पिथौरागढ़ में, और उसके बाद नैनीपातल से 1999 में 5 ताम्र मानवाकृतियाँ मिली, ये भी नैनीपातल पिथौरागढ़ में है, ठीक है। आगे देखिए, मोर ध्वज आपका पौड़ी में है, कोटद्वार। तो मोर ध्वज में उत्खनन का कार्य 1887 ईस्वी में M मरखम द्वारा किया गया था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में बना हुआ है, तो ध्यान रखना। मोर ध्वज का उत्खनन किसने करवाया है? M मरखम के नेतृत्व में करवाया गया 1887 में। 1919-20 में दयाराम साहनी, जिन्होंने क्या किया था? 1921 में हड़प्पा संस्कृति की खोज की थी। तो इसी दयाराम साहनी ने 1919-20 के आसपास उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखिए, 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कसार देवी शैलाश्रय, जो कि अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है, यहाँ से मिलता है। और कसार देवी मंदिर जो है आपका कश्यप पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। तो 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कहाँ से मिला है, पूछा जाएगा क्वेश्चन, कसार देवी से, ठीक। तो ये आपका प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम में बन सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं महास्म संस्कृति क्या होती है। हमने पढ़ा था ना, महापाषाणी समाधान खोजे, महास्म संस्कृति के अवशेष खोजे। तो महास्म संस्कृति, महा मतलब होता है बहुत महान या बहुत बड़ा, ठीक है। तो महास्म संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ, अच्छा पहले यही समझ लें कि महास्म क्या होता है। महास्म कहने का अर्थ हुआ आपका बहुत बड़ी शिला, यानी कि बहुत बड़ा पत्थर। प्राचीन समय में एक काल ऐसा आया जहाँ पे लोग क्या करते थे, लोगों को, मरे हुए लोगों को दफनाने के लिए ऐसे करके कहीं पे दफना जाए तो इसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया, ठीक है। इसे मेनहिर कहा जाता था वैसे। तो ये पत्थर क्या करता था, एक इंडिकेशन था कि यहाँ पे कोई समाधि है। तो इन्हीं बड़े पत्थरों का यूज किया गया यहाँ पे बहुत सारा, तो इन्हीं बड़े पत्थरों को महास्म कहा गया, ठीक है। तो ऐसी संस्कृति कहलाई महास्म संस्कृति। अब देखें, महास्म संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त हुई हैं। ये पहली खोज है किसकी? कप मार्क्स की। यहाँ से लगभग 200 कप मार्क्स मिले हैं जो कि 12 समांतर पंक्तियों में, ध्यान रखना कि 12 पंक्तियाँ थी, ऐसे करके कप मार्क्स बने हुए हैं। पहली पंक्ति, फिर ऐसे दूसरी पंक्ति, ठीक है, ऐसे तीसरी पंक्ति, ऐसे कितनी पंक्तियाँ बनी हुई हैं? 12 पंक्तियाँ बनी हुई हैं। और इन 12 पंक्तियों में समांतर रूप से टोटल कितने कप मार्क्स मिले हैं? 200 कप मार्क्स। कहाँ से मिले हैं? ध्यान रखना, द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से, जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक हो गया। बहुत महत्वपूर्ण, किसने खोज की थी ये भी आता है, ठीक है। तो देखें,
महात्म संस्कृति की आकृतियों की खोज 1877 ईस्वी में रिबेट कार्नेक द्वारा की गई थी। तो ये नाम आप लोग याद रखेंगे, किसने की? रिबेट कार्नेक ने 1877 में की और द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण में की है। कितने कपमार्क्स? 200 और कितनी पंक्तियों में? 12 समांतर पंक्तियों में। ठीक है, ये सब अजय राउत का डेटा है और साथ ही साथ यशवंत कटोच का भी। आगे देखें, कपमार्क्स का संबंध महात्म संस्कृति से है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख रिबेट कार्नेक ने ही किया है। ठीक है, कपमार्क्स को कपमार्क्स रिबेट कार्नेक ने ही कहा था। नेक्स्ट देखें, एमपी जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महासमकालीन कपमार्क्स को 7 भागों में विभक्त किया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है। इस प्रकार के फैक्ट आपको यूके SSS के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं और आपको पता होगा कि वीडियो एग्जाम या फिर सचिवालय रक्षक का जो एग्जाम होना है ये आपका यूके SSS के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाना है। ठीक है, तो एमपी जोशी यानी कि माहेश्वर प्रसाद जोशी जो कि महान इतिहासकार हैं, इन्होंने कुमाऊं से प्राप्त महासमकालीन कपमार्क्सों को 7 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, आगे देखिए, टॉक एवं मूल्य, ये दोनों जनजातियां हैं उस टाइम की, नाम दिया गया केवल। ठीक है, टॉक एवं मूल्य जनजाति को महासमकालीन बताया था। तो किस काल की जनजातियां हैं पूछा जाएगा तो महासमकालीन। आगे देखें, पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम से डॉक्टर यशोधर मठपाल ने 73 कपमार्क्स खोजे हैं। तो मैंने आपको बताया कि पश्चिमी रामगंगा घाटी में जितनी भी खोजें हुई हैं इन सबका श्रेय यशोधर मठपाल को ही दिया जाता है। तो आप लोग निश्चिंत होकर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यशोधर मठपाल ने यहाँ से कपमार्क्स भी खोजे हैं, लेकिन कितने कपमार्क्स खोजे हैं ये क्वेश्चन यूके SSS बना चुका है, तो आगे भी बन सकता है। 73 कपमार्क्स की खोज की थी। ठीक है, जबकि द्वाराहाट मंदिर से 200 कपमार्क्स मिले थे। आगे देखें, देवीधुरा में कपमार्क्स की खोज डॉक्टर एमपी जोशी ने की। मैंने आप लोगों को बताया कि देवीधुरा में सबसे पहले कपमार्क्स देखे थे किसने? हैनवुड ने वहाँ महापाषाणीय संस्कृति की खोज की। तो उनने जो चीज़ें बताई थी उसमें कपमार्क्स भी थे, हालांकि उसे वो इंडिकेट नहीं कर पाए, उसे वो बता नहीं पाए। ठीक है, समाज के सामने, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पे महासम संस्कृति एग्जिस्ट करती थी। तो यहाँ पे कपमार्क्स स्पेशली खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? देवीधुरा में डॉक्टर एमपी जोशी यानी माहेश्वर प्रसाद जोशी जी को। ठीक है, आगे देखिए, गोपेश्वर के समीप मंडल घाटी में तथा पश्चिमी नयार घाटी, ये दोनों घाटियां हैं, मंडल घाटी और पश्चिमी नयार घाटी में ग्वाड़ आदि स्थानों पर कपमार्क्स की खोज करने का श्रेय डॉक्टर यशवंत कटोच को जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है, ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, शिष्ट क्या है आपका? एक समाधान है। देखिए, जो आपकी पश्चिमी रामगंगा घाटी है, यहाँ से समाधान 2 प्रकार के मिले हैं। जब मनुष्य स्थायी हुआ तो मनुष्य एक जगह पे रह रहा है, डेथ भी होगी बहुत से मनुष्यों की, तो इन्हें दफनाया भी जाएगा। तो मनुष्यों को मरने के बाद जो प्रक्रिया की जा रही है उसे समाधान कहा जाता है। भले ही वो उसको जलाएं, भले ही उसको दफनाएं, भले ही उसको छोड़ दें ऐसे। ठीक है, तो समाधान के अंदर आता है आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान, दाह संस्कार, तो इस टाइप के समाधान है। तो यहाँ पे जो रामगंगा घाटी है, यहाँ से 2 प्रकार के मेनली समाधान मिले हैं आपको। एक तो मिलता है शिष्ट बरियल, एक मिलता है आपका अर्ण बरियल। ठीक है, शिष्ट समाधान और अर्ण समाधान, इन दोनों को हल्का सा समझ लें। शिष्ट कहने का मतलब था कि पत्थर के बड़े बड़े पटाल उठाए और ऐसे एक रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, एक नीचे से रख दिया, एक ऊपर से ढक्कन लगा के रख दिया। तो ये क्या हो जाएगी? एक पेटी बन जाएगी। ठीक है, क्या बनेगी? पेटी बन जाएगी, जैसे अभी फलों की पेटी होती है। तो इसे कहा गया शिष्ट समाधान। इसके अंदर पूरा मनुष्य रख दिया जाएगा जो मृत बॉडी है। ठीक है, और उसके कुछ बर्तन रख दिए जाएंगे। तो ये था शिष्ट समाधान। दूसरा है अर्ण समाधान, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अर्ण बरियल। इसमें क्या किया जाता था? एक बहुत बड़ा घड़ा बनाया जाएगा मिट्टी का और इस घड़े के अंदर जो है मृत बॉडी को रख दिया जाएगा। ठीक, तो इसे कहा जाता था आपका अर्ण बरियल। ये दोनों कहाँ से मिले हैं? आपके रामगंगा घाटी से मिले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है देखिए, शिष्ट समाधान या शिष्ट महासम संस्कृति में पत्थर से बनी संरचना थी जो कि मकबरों के रूप में प्रयुक्त होती थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है शिष्ट क्या था या अर्ण क्या था, तो ये अपने आप में समाधान था। ठीक है, नेक्स्ट देखें, विशाल शिलाखंडों एवं चट्टानों पर बने उखल के आकार के उथले गोल गड्ढे पुरातत्व विज्ञान में कपमार्क्स कहे जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये है आपका BS नेगी जो इतिहास की बुक है उसका पहला पार्ट, जिसमें हम लोगों ने केवल उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास का एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा है। ठीक है, तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको पसंद आती है तो हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।